कोरोना वायरस ने दोबारा एक तरीके से पूरे विश्व में दस्तक दी है, दुनिया में तेजी से फैल रहा है। भारत में तो एक दिन में करीब 1 लाख केस तक सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब में है। ऐसे में इन राज्यों के सीएम के साथ थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें कोरोना को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस पर चर्चा होगी कि आखिर क्यों इन राज्यों में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। सितंबर महीना बीतने को है, लेकिन देश में कोरोना के मामलों की संख्या 56 लाख के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना वायरस के हजारों मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोरोना क्यों तेजी से एक बार फिर फैल रहा है। इसकी बड़ी वजह कोरोना का नया स्ट्रेन या प्रतिरूप A2A है। क्या ये A2A स्ट्रेन और क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह से कोरोना आपको हम बताते चलते हैं। 7 राज्यों में कोरोना की चाल ने एक टेंशन बढ़ा दी है। कैसे कोरोना से जीतेगा भारत? न केवल भारत, तो दुनिया के कुछ और देशों में भी इसी तरीके से मामले आने शुरू हुए हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो इसके लिए कोरोना की एक अलग स्ट्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि शायद ये स्ट्रेन है जिसके चलते कोरोना एक बार फिर से असर दिखाना शुरू कर चुका है और इसके चलते हालात एक बार फिर बिगड़ने शुरू हो गए हैं। तो भारत में जो कोरोना का आंकड़ा है करीब 1 लाख रोजाना होता चला जा रहा है। संक्रमण की इस रफ्तार की वजह कोरोना का प्रतिरूप A2A है। A2A कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा संक्रामक प्रतिरूप है। भारत में कोरोना मरीजों में से 70% से ज्यादा मरीज A2A से ही संक्रमित हैं। पहले भारत में कोरोना के A3I स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा थी। और एक नए स्ट्रेन को वजह माना जा रहा है जो तमाम राज्यों में एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं और पूरे भारत के मामले देखे जाएं तो 90,000 तक के मामले रोजाना आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कोरोना जैसी गंभीर बात पर गंभीर चर्चा के लिए ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महेश कुमार व्यास साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि डीन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के। उनके साथ पवन सिन्हा, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिष पर भी काफी ज्यादा उनका प्रभाव है, ज्योतिष की काफी जानकारी रखते हैं, तो वो भी हमें बताना चाहेंगे कि आखिर वजहें क्या हैं अगर ऐसा कुछ फिर से हो रहा है। साथ ही रवि मलिक साहब, पूर्व सचिव हैं IMA के, डॉक्टर रवि मलिक, और लगातार वो हमारे साथ जुड़ते रहे हैं कोरोना को लेकर, किस तरह से लोग अपना बचाव करें, किस तरह से कोरोना असर दिखा रहा है। और डॉक्टर DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल से हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर रवि मलिक आपसे ही। तमाम मामले आए भारत में और भारत में एक तरह से प्रभावी कोशिश की गई। अमेरिका की तुलना की जाए या यूरोप की तुलना की जाए, भारत ने आबादी के लिहाज से एक बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया, लेकिन एक बार फिर उस डाउनफॉल ट्रेंड के बाद जब नीचे जाने लगा था सब कुछ, हम फिर से 90,000 जाने लगे हैं। वजह क्या हो सकती है डॉक्टर रवि मलिक? अब देखिए, इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, पेंडेमिक जब भी आते हैं, युगों युगों से पेंडेमिक आते रहे हैं, जाते रहे हैं, लेकिन पेंडेमिक जब भी आते हैं वो अपनी चाल चलते हैं। कुछ हद तक तो हम इंसान जो है उनके रुख को बदल देते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है वो कुदरती रुख के हिसाब से चलते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का तल्लक है, हम लोगों ने बड़ी टाइमली लॉकडाउन किया और शुरुआत में बहुत अच्छे से हम बचे रहे। विश्व के जितना विश्व में पेंडेमिक चल रहा था उतना हमारे इधर नहीं चल पाया, लेकिन अब धीरे धीरे फिर भी ये चले जा रहा है। रोज के 90-95 हजार केसेस आ रहे हैं, डेथ्स भी जो है 1100-1200 के करीब हो रही हैं। इनकी 2-3 वजह हैं। सबसे पहले तो प्रिवेंटेबल वजह की बात करते हैं। प्रिवेंटेबल वजह में सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी को अब लाइटली लेने लग गए हैं। शायद वो भी थक गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, शायद वो भी इससे जूझते जूझते थोड़ा थक गए हैं और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सामान्य जो प्रिकॉशंस है वो धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं। अब आज मैं खुद ही सड़क पर निकला तो मैंने देखा ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं, लोग काफी आ रहे हैं और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, मैंने देखा लगभग 60 से 70% लोग जिन्होंने मास्क पहन रखा है
वो नाक को कवर नहीं कर रहा, आंखों के मास्क लटक रहे हैं, मास्क को हाथ से ही मैनिपुलेट कर देते हैं, जो मास्क के सामने वाला एरिया उसको पकड़ लेते हैं। तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था, कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशंस हम लोग आज से 4 महीने पहले जब सहमे डरे ले रहे थे, वो प्रिकॉशंस लोग आज नहीं ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। यानी मैं आपका पॉइंट ये है कि डर का वो फैक्टर खत्म हो गया है और लापरवाही कहीं ज्यादा हावी होती हुई दिख रही है। डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ फेलिक्स हॉस्पिटल से इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, लोग जो साइंस की भाषा है उसे उतना नहीं समझ पाते। A2A स्ट्रेन ने दबाव डाला है, A3I स्ट्रेन के फुटप्रिंट ज्यादा मिल रहे हैं, इस बारे में लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 56 लाख कुल संक्रमित अब तक भारत में हो चुके हैं और एक करीब एक जो राइडर है वो 90,000 के करीब आकर रुक गया है। 90,000 भी अपने आप में रोजाना का एक बहुत बड़ा फिगर है। क्या ये माना जाए कि अब वायरस हमारे यहां कम्युनिटी स्प्रेड में आ रहा है, आ चुका है, और अब लोगों को क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? जवाब है कि आपने बताया कि लोग लगभग हमारा 1 लाख रोज आ रहे हैं और नंबर बढ़ रहे हैं और लोगों में डर खत्म हो रहा है। और जो वायरस की बीमारियां जितनी भी होती हैं उनके अगेंस्ट दवाइयां बनाना, वैक्सीन बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो ऐसी प्रजाति है विषाणु, इसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक शिफ्ट, मतलब इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो बार बार चेंज होता रहता है। तो स्ट्रेन चेंज होते हैं, इसलिए इनके अगेंस्ट कारगर वैक्सीन बनाना एक मुश्किल काम है और बनने के बाद भी बार बार वैक्सीन बदलनी पड़ती है। खासकर जैसे हम लोग स्वाइन फ्लू में देखते हैं कि हर साल एक नई वैक्सीन आती है और डोजेज में हमें 1-2 लगानी पड़ती है, तब जाके इम्यूनिटी होती है। और वैक्सीन भी इतनी कारगर नहीं होती कि उसमें भी 50 से 60% एफिकेसी होती है। तो बेस्ट जो अभी तक इलाज है इसका वो सिर्फ प्रिवेंशन है कि हम प्रिवेंशन करके कैसे इसको रोक सकते हैं। जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया कि डर खत्म हो गया है, लॉकडाउन खुल गया है, लोग स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, पब्लिक प्लेस चालू हो गए, सबके ऑफिस चालू हो गए। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर भय खत्म हो गया है और जो संक्रमण था वो बहुत जल्दी फास्ट बढ़ रहा है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग थे, जो सीनियर सिटीजन लोग थे, जो अब तक बचे हुए थे इससे, वो भी अब अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए मोर्टेलिटी रेट भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। तो इस समय हमें अगले 3 महीने, थोड़ा मौसम भी ठंडा आने वाला है, तो ऐसे ठंडे मौसम में वायरस की जो ग्रोथ होती है वो पहले से ज्यादा होती है, वो और फेवरेबल होता है। तो इस समय और ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के चांस है और वैक्सीन आने में समय लगेगा, मे भी 6 महीने, साल भर। पब्लिक के पहुंचने में पूरा प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बनने में, फिर अप्रूवल में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, कोल्ड चेन मेंटेन करने में कई सारी डोज लगानी पड़ती है। तो ये सारी प्रक्रिया बनने में 6 से 9 महीने कम से कम, और उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। और उसकी एफिकेसी 50%, 60% होने के चांसेस हैं। वैक्सीन आने में समय लग सकता है, आप कह रहे हैं। आप भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लापरवाही बहुत ज्यादा है। आप भी इस बात को यहां पर बता रहे हैं कि अब आने वाला मौसम ठंडा है और ठंडे मौसम में वायरस कुछ ज्यादा पनप सकता है। और जहां तक मौसम की बात करें, हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार व्यास जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के डीन हैं। और डॉक्टर साहब, जो आयुर्वेद है वो वात, कफ और पित्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। कहीं बहुत मौसम के बारे में भी बात करता है, शरीर को एक अलग तरीके आयुर्वेद ट्रीट करता है। 2 सवाल मैं आपसे जुड़े हुए पूछना चाहूंगा। एक तो ये वायरस फैलने की वजह क्या रही, आयुर्वेद की क्या इस पर सोच है? और दूसरा, ये वायरस रुक क्यों नहीं रहा है? धीरे होने के बाद एक बार फिर से हम 90,000 और 1 लाख तक के उस फिगर पर क्यों जा रहे हैं जो डरावना है, भयावह है? डॉक्टर महेश कुमार व्यास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही थी कोविड पॉजिटिव की, और आज की कंडीशन तो ये है कि करीब 90,000 से 1 लाख तक पर डे भारतवर्ष में कोविड पॉजिटिव के पेशेंट मिल रहे हैं। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसका कारण कहीं, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने कहा, कि हम निश्चित रूप से जितना अधिक सावधानी पहले बरत रहे थे उतनी सावधानी अभी नहीं बरत रहे। और उसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में मृत्यु दर सबसे कम है। हमारे यहाँ पर जो अलग अलग इम्यूनिटी के हमने साधन बता रखे हैं, हमारे घर परिवारों में अलग अलग व्यक्ति तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, इनका प्रयोग करता है, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को कहते हैं कि स्ट्रांग हो रही है। तो इस कारण उनके मन से वो डर निकल गया और उस भय के निकल जाने के कारण थोड़े असावधान ज्यादा हो गए। और आज अगर हम बाहर देखें तो सब तरफ सब कुछ प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन में काफी कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। तो
तो सभी लोगों को वो खुली छूट जो मिल गई, तो खुली छूट के बावजूद भी हमको सावधान रहना है और वो सावधानी कम हुई है, इसलिए दिन प्रतिदिन संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो जब तक ये कंप्लीट वो नहीं हो जाए कि भारत से कंप्लीट पूरी तरह से कोरोना समाप्त हो चुका है, तब तक हमको सावधान रहना ही पड़ेगा। और उसके लिए विविध हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल्स बता रखे हैं, हम सावधानी बरतते थे, तो न केवल सावधानी अपितु हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले द्रव्यों का भी हमको सेवन करते रहना चाहिए, जिससे हम इसको रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने का सेवन करना होगा, लड़ते हमें लगातार रहना होगा। डॉक्टर महेश कुमार व्यास हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर पवन सिन्हा साहब भी जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर इसलिए निकल गया क्योंकि तमाम डॉक्टरों के बीच में हूं, पवन सिन्हा जी, और शायद आप सोशल इंजीनियरिंग के भी डॉक्टर हैं और आप ज्योतिष के भी डॉक्टर हैं, तो लिहाजा मेरी आपसे बहुत पहले बात हुई थी और मैं दर्शकों को बता दूं कि आपने कुछ ऐसा कहा था कि 30 सितंबर के आसपास हम कमी देखना शुरू करेंगे। मेरे पास अभी ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन उससे पहले कुछ समय और लौट के भी आके आपसे ही शुरुआत करूंगा। आप अभी हमें यह बताएं कि आखिर वायरस की यह उल्टी चाल, वक्र गति क्यों शुरू हो गई? देखिए, दो तीन चीजें इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं कहना चाहूंगा। और मैं उतना तो नहीं जानता जितना मेडिकल डॉक्टर जानते हैं, मैं तो पीएचडी वाला डॉक्टर हूं, लेकिन मैं फिर भी दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। खास तौर से जो नोएडा में, कानपुर में, नरकोटा में, ऐसे कई जगह ऐसे केसेस आए हैं जहां पर टेस्टिंग में बहुत ज्यादा डिसेप्शन निकला है। तो कहीं ये वो तो डिसेप्शन नहीं है, टेस्टिंग का डिसेप्शन तो नहीं है। टेस्टिंग रिपोर्ट्स को लेकर भी हमें थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। गवर्नमेंट मशीनरी जरा इस पर भी काम करके देखे कि कैसे एक व्यक्ति की दिन में 3 रिपोर्ट्स, तीनों रिपोर्ट्स में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आता है। तो उसके साथ साथ हम आंकड़ों पर भी ध्यान दें। हम आंकड़ों को टोटलिटी में देख रहे हैं। जब से देखना, जिस दिन फर्स्ट डे से देखना शुरू किया, हम आंकड़े को डे टू डे बेसिस पर नहीं देख रहे हैं और इस वजह से हमें ये रीजन नहीं मिल पा रहा है कि अभी तो हमको लगा 1 तारीख को फॉर एग्जाम्पल कि इतना कम रेट है यहाँ पर, बहुत कम मरीज हैं, और अचानक 3 तारीख को वो उसके 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना कैसे बढ़ जाते हैं। देखिए, ये वायरस 14 से 20 दिन तो लेगा कम से कम अपनी संख्या को दुगना तिगुना करने में या 4 गुना करने में अधिकतम, लेकिन इतनी जल्दी 2-2, 3-3 दिन में इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, इस पर प्रॉपर रिसर्च करने की जरूरत है। एक चीज मैं यहाँ पर और विशेष कहूंगा, जो बाकी सारे डॉक्टर साथियों ने भी कहा कि हमने सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस था या मास्किंग का जो प्रोसेस था, इसमें ढील दी है और इसकी वजह से तो फिर मैं आऊंगा पवन सिन्हा जी आपके पास। इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे साथ पवन सिन्हा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे। पवन सिन्हा जी, आप बात पूरी करिए। आप सवाल उठा रहे थे मास्क और व्यवहार के ऊपर। जी हाँ, देखिए, पहली बात तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन सा मास्क पहनना है जनता को, कौन सा मास्क जनता को नहीं पहनना है, कौन सा मास्क कोविड को रोक पाता है, कौन सा नहीं रोक पाता है। हम सर्जिकल मास्क पहन के निकल जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता, बस नजला, खांसी, जुकाम जरूर बाहर हमारा नहीं जाएगा, लेकिन इससे कोविड नहीं रुकता है। उसके अलावा भी बीच बीच में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए, लेकिन वो सब मना कर दिए गए, यहां तक कि N95 को भी मना किया गया। तो एग्जैक्टली कौन सा मास्क पहनना है, ये भी तो समाज में जाना चाहिए डॉक्टर्स की तरफ से, और ये एग्जैक्ट होना चाहिए। इसमें इतने स्टेटमेंट्स में चेंज आती है। देखिए, जब बार बार स्टेटमेंट्स बदलते हैं तो पब्लिक इरिटेट हो जाती है। तो मैं भी, जैसे मैं पब्लिक हूं, मैं कहूंगा मुझे करना क्या, छोड़ो मैं कुछ नहीं करता, ये स्थिति आ जाती है। अब देखिए, कितना बड़ा हास्यास्पद स्थिति है कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको एक मास्क लगाना है, लेकिन आप सड़क पर घूम रहे हैं तो आप मास्क नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चालान नहीं है। गाड़ी में 1000 रुपए का चालान जी, और इससे व्यवहार और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तमाम लोग बने हुए हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना का जो व्यवहार है, जिस तरीके से कोरोना ने अपनी चाल बदली है, उसकी वजह क्या हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
56 लाख के करीब मामले संक्रमित अब तक भारत में आ चुके हैं और इतनी स्थिति पहुंचने के बाद एक खास बात यह कि जो रिकवरी रेट है वो 81% हो चुका है, लेकिन आंकड़े रोजाना के वो डराने वाले हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार व्यास जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पवन सिन्हा, आध्यात्मिक गुरु। सबसे पहला सवाल रवि मलिक साहब, अब ब्रेक के बाद आपसे, और वो ये कि हम लोग 81% का रिकवरी रेट भी देख रहे हैं। पवन सिन्हा जी ने, जो कि ज्योतिष गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, बातों को एक सिलसिलेवार उन्होंने रखा, उन्होंने सवाल उठाए, लोगों की लापरवाही की तरफ भी इशारा किया और जो जानकारी है उसके अभाव की तरफ भी बात कही। हम 81% के रिकवरी रेट के साथ अगर 1 लाख के संक्रमितों का आंकड़ा रोज छू रहे हैं तो कमी कहां है? क्या जो इलाज अभी दिया जा रहा है वो नाकाफी है? और डॉक्टर मलिक इस वक्त हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं। हम सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर DK गुप्ता, आपसे ही ये सवाल पूछना चाहेंगे। 81% का रिकवरी रेट भारत में हासिल है, मामले कुल 56 लाख से ज्यादा हो गए हैं, रोजाना के करीब 90,000 1 लाख के बीच में मामले आ रहे हैं। वजह क्या हो सकती है? क्या वायरस की कोई और स्ट्रेन और घातक होकर सामने आ रही है और भारत को और बड़ा पीक देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मैं आपको पता है कि हमें बहुत शुरू सबसे पता है सब लोगों को कि जो कोरोना वायरस के केसेस हो रहे हैं वो 90% एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड या वेरी माइल्ड सिम्टम्स है, मतलब बहुत कम अफेक्ट कर रहा है लोगों को। सिर्फ 10 से 15% लोग हैं जो सीरियस हो रहे हैं, तो रिकवरी रेट तो अच्छा ही होता है, बट 10 से 15% जो इन्फेक्शन रेट बढ़ता है उन लोगों में जिनमें रिकवरी रेट डिले हो रहा है या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी नंबर हो सकती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। इवन मॉर्टलिटी रेट 1.65% है, वो भी बहुत बड़ा हो सकता है अगर हमारी जनसंख्या को इसने ज्यादा पेट में ले लिया। तो इसलिए हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और स्ट्रेन नया नहीं है, स्ट्रेन इतनी जल्दी नॉर्मली नहीं बदलता, बस ये है कि हम लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज सारे अनलॉक प्रोसेस चालू हो गई है, स्कूल खुलने वाले हैं, कॉलेजेस खुलने वाले हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, मंदिर लोग जा रहे हैं, लोग मॉल जा रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, सारे वेंचर्स चालू हो गए, पब्लिक मार्केट सब चालू हो गई है। तो लोगों ने मास्क पहनना, हाथ धोना, जो कफ हाइजीन है वो सारे बंद कर दिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बंद करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो गए। तो इसलिए जो हमारे केस भी जो आइसोलेट हो रहे हैं, उसके बाद जो पहले क्वारंटाइन होता था वो इतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। पहले हम लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी से करते थे, लोगों को क्वारंटाइन करते थे। अब कॉन्टेक्ट मतलब केस मिलने के बाद आइसोलेट होता है और उसके बाद क्वारंटाइन करना भूल गए। यानी तो पब्लिक और सरकार, मीडिया, सब लोग कहीं ना कहीं शिथिल हो गए। यानी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये बात अगर मैं कहूं कि ये कोरोना के बढ़ते आंकड़े नहीं है, लापरवाही के बढ़ते आंकड़े हैं, तो शायद कहीं ज्यादा यहाँ पर सही होगा। डॉक्टर महेश कुमार व्यास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर व्यास, एलोपैथिक जो स्ट्रीम है वो वैक्सीन पर यकीन कर रही है। वैक्सीन के बनने में समय कितना लगेगा कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अलग अलग स्टेज में ट्रायल होते हैं, पुख्ता होने पर ये सामने आती है। क्या आयुर्वेद केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय के साथ काम कर रहा है, या आयुर्वेद भी किसी तरह की वैक्सीन को लेकर रिसर्च कर रहा है, किसी तरह की वैक्सीन को लेकर आगे आने की तैयारी कर रहा है? जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा। देखिए, ऐसा है कि एक तो अगर हम कोरोना जिनको नहीं हुआ है उनकी इम्यूनिटी बढ़ा करके उनको अगर रोक सकते हैं उनमें कोरोना को, तो एक प्रयास ये हो गया। लेकिन मेन प्रयास है कि आज कोरोना के इतने पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं तो उनकी चिकित्सा करना मुख्य उद्देश्य है। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो दिल्ली में है, वहां पर CSC है, कोरोना हेल्थ सेंटर है, और वहां जितने भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं उन सबका आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से ही चिकित्सा की जा रही है। और वो निश्चित रूप से पॉजिटिव पेशेंट जो एडमिट होते हैं RT-PCR कराने के बाद में, और वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद में निगेटिव होते जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि आयुर्वेद न केवल इम्यूनिटी के लिए काम कर रहा है, अपितु आयुर्वेद की मेडिसिन जो है वो कोरोना के ट्रीटमेंट में उतनी ही। डॉक्टर महेश कुमार व्यास, जो लोग आयुर्वेदिक संस्थान में कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनका रिकवरी रेट क्या है आयुर्वेद के हिसाब से? आपकी जो अब तक की जांच कहती है, कितना रिकवरी रेट है आयुर्वेद के जरिए? पॉजिटिव है, उसको कोई भी सिम्टम नहीं था, 6 दिन 7 दिन 8 दिन या 10 दिन तक उसने मेडिसिन ली और उसके बाद में उसका टेस्ट करवाया, निगेटिव आ गया,
तो एसिम्टोमेटिक के कारण पेशेंट इतना ज्यादा अब वो कोविड से इतना कहना चाहिए कि पहले जितना भयभीत था अब उतना नहीं है। तो न तो जो पॉजिटिव मिला वो है, और उसके संपर्क में जो भी आते हैं वो भी उसको कहता है अरे नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अगर पॉजिटिव आ गया तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे। तो हम बहुत हल्के में लेने लग गए हैं। तो हमको इसको बहुत ही सिंसियरली लेना है। और जहां तक बात वैक्सीन की रही, तो चूंकि क्या है कि जैसे कई अलग अलग देशों ने अभी वैक्सीन पे काम किया, भारत सरकार भी 4-5 अभी वैक्सीन की प्रोसेस चल रही है, हो सकता है 2-3-4 महीने में जब भी हो जाए। तो आयुर्वेद तो चिकित्सा के ऊपर ही सबसे ज्यादा बल दे रहा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा भी जो कोविड पेशेंट आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उसका सफल परिणाम प्राप्त हो रहा है। सफल परिणाम आपका प्राप्त हो रहा है। आयुर्वेद इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के तमाम उपाय आयुर्वेद के जरिए लगातार बताए जाते रहे हैं जनता को। पवन सिन्हा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी, जो बात बाकी विशेषज्ञों से हमने की, लापरवाही के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दरअसल कोरोना के आंकड़े नहीं है, लापरवाही के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आप हमें इस बारे में भी बताइए कि आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सके, समाज को कैसे जागरूक किया जा सके, और जो जानकारी आपकी खास तौर पर ज्योतिष से जुड़ी हुई है, क्योंकि ज्योतिष भी आपका एक हिस्सा है। ज्योतिष क्या कहता है, इस तरह की बीमारियां क्यों फैलती हैं, क्या वजह होती है? मेरी आपसे बहुत पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि सितंबर के बाद इसमें कमी आने की शुरुआत हो जाएगी, और शायद आपने एक वजह भी बताई थी। पवन सिन्हा जी, पहली बात तो ये जो आपने वाक्य का इस्तेमाल किया, लापरवाही के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बहुत कुछ कह देता है और सारी स्थितियां स्पष्ट कर देता है। ये अच्छा वाक्य है और हम सबको इसे याद रखना चाहिए। लापरवाही के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना में बहुत तेजी से गिरावट आई थी, लेकिन देखिए कोई भी वायरस होता है तो अपने वो रंग बदलता है और उसका इम्पैक्ट बदलता चलता है, और हो सकता है कि थोड़े दिनों में हमको पता चले ये वो कोरोना है ही नहीं, ये कुछ और है। दूसरी चीज जो है मेरे विषय से संबंधित है कि कब इसमें कमी आ सकती है। मेरे विचार से जो अभी भी समय शुरू होने वाला है, लगभग चल भी रहा है और 5-6 दिन बाद और प्रखर हो जाएगा, तो इसके बाद कुछ ना कुछ तेजी से ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से कोरोना के केसेस में तेजी से गिरावट आ जाएगी। मैं इसको ऐसा मान रहा हूं कि बुझने से पहले जैसे दीपक बहुत तेजी से जलता है, तो ये वैसी ही स्थिति है और इसमें फर्क जरूर पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपके मुंह में घी शक्कर है कोरोना को देखने का। मैं कह सकता हूं कि आपके मुंह में घी शक्कर। बोले पवन जी, बोले। आंकड़ों वाला सिस्टम हम लोगों को थोड़ा सा बोले पवन जी, बोले जी, आंकड़ों वाला सिस्टम हमें थोड़ा सा जरूर देखना होगा कि ये किस तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं आंकड़े बढ़ रहे हों मरीज ना बढ़ रहे हों। और जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा इसमें बहुत सक्सेसफुल है। मैंने स्वयं देखा है आयुर्वेदिक चिकित्सा इसमें अद्भुत काम कर रही है। और यदि लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते रहे, इम्यूनिटी बढ़ाते रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाथ धोना, सैनिटाइज करना और मुंह वगैरह को ढकना, सैनिटाइज करना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये कोरोना से हमारा पीछा बहुत जल्दी छूट जाएगा। हाँ, जब विदेश यात्रा करेंगे वहां थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखिए ज्योतिष में एक सिद्धांत है, कुछ करनी कुछ कर्मगत, यानी कुछ तो भाग्य होता है लेकिन कुछ हम गलत काम भी करते हैं जिसकी वजह से हमारा भाग्य बिगड़ता है। तो मैंने पूर्व में भी यही कहा था कि ये कोरोना का राहु के आज ही परिवर्तन हुआ है राहु का, इसके बाद निश्चित रूप से बहुत तेजी से कमी आएगी। लेकिन यदि हम तय कर रहे हैं कि हम लापरवाही से बाज नहीं आएंगे तो फिर भाग्य भी क्या करेगा। देखिए इसमें तो दोनों चीजों को हमें बराबर लेकर चलना होगा, तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से बचेंगे। जैसे अब तक हमने अच्छे परफॉर्मेंस दी है, अभी भी देंगे। आपने कहा कि राहु का परिवर्तन हो रहा है, लिहाजा कोरोना के मामलों में कमी आएगी। छाया ग्रह कहा जाता है राहु को, अगर मैं गलत नहीं हूं। मेरे साथ तमाम चिकित्सकीय जानकार भी इस वक्त बैठे हुए हैं, वो अपनी विधा में एक्सपर्ट हैं। लेकिन क्या जो इस तरह की बीमारियां होती हैं जो वायु के द्वारा फैलती हैं, जो इस तरीके से संपर्क में आने पर या वायु के द्वारा फैलती हैं, इसका भी कोई ग्रहों से संबंध है? आपकी जानकारी क्या कहती है? क्योंकि तमाम लोग जो निराश हो जाते हैं वो तर्क और आस्था में से अगर किसी को चुनते हैं तो आस्था को सबसे ज्यादा फिर चुनने लगते हैं। आस्था क्या कहती है सर?
देखिए, निश्चित रूप से वायु पर इसका असर पड़ता है, जल पर इसका बहुत विशेष असर पड़ेगा। तो हमारी सफाई, शरीर की भी सफाई हो, हमारे घर के बर्तनों की सफाई हो, जो आगंतुक हमारे घर में आ रहे हैं उनका भी सैनिटाइजेशन हो, और जो घर में हमारे जमा पानी होता है उसका भी हमें ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ पानी उबाल के ठंडा करके ही हमें पीना होगा। और नाक को अगर हम कपूर थोड़ा सा नाक में सूंघते रहें तो जो वायु जा रही है या जो हमारा इंटरनल ऑक्सीजन लेवल है वो भी हमारा सुदृढ़ होगा, और इससे हम बहुत सारे जो बुरे इफेक्ट्स हैं बच सकते हैं। और राहु वायु और जल इन दोनों को प्रभावित अभी करेगा वृषभ राशि में, तो उससे भी, उन इफेक्ट से भी हम सफाई सुथराई से बच सकते हैं, काढ़ा पीने से बच सकते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप भी तमाम मरीजों को देख रहे हैं, जो ठीक मरीज हो रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वो इस वायरस को मात दे रहे हैं, और क्या ऐसा बाकी जनता को करना चाहिए अगर उन्हें लगे कि कहीं बहुत ऐसा है जो इस वायरस जैसा ही उनके शरीर में है, जिसको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। पहले वाले आपके सवाल पे बात करना चाहूंगा कि जो एक रिकवरी रेट है ना, एक कहीं ना कहीं भ्रांति फैला रहा है। हमें रिकवरी रेट सारे इन्फेक्टेड पर्सन पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत कम लक्षण है, वो ठीक हो जा रहे हैं। रिकवरी रेट हमें देखना चाहिए जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, जो भर्ती हो रहे हैं, कि अगर 20% लोग भर्ती हो रहे हैं तो इसमें कितने ठीक होके जा रहे हैं, कितने की डेथ हो रही है, कितने के कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कितने को ऑक्सीजन लगातार लंबा लेना पड़ रहा है, किसी के लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई है, किसी का सीटी में स्कैन में पूरा लंग गायब हो गया है। तो अगर वो डाटा भी दिखाओगे आप लोग, सरकार दिखाएगी, आप लोग दिखाओगे, तो शायद लोगों की आंखें खुलेंगी। अभी हम सबको लगता है कि 80% रिकवरी रेट है, पहले तो मुझे होगा नहीं और हो गया मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं एज डॉक्टर कि पूरे लंग खराब हो जा रहे हैं, महीनों लोग ऑक्सीजन पे रह रहे हैं, महीनों लोगों को कितनी सारी प्लाज्मा थेरेपी देनी पड़ रही है, रेमडेसिविर देना पड़ रहा है, टोक्लिजुमैब देना पड़ रहा है, स्टेरॉइड देने पड़ रहे हैं, वेंटिलेटर पे रह रहे हैं, बाईपैप दे रहे हैं, ऑक्सीजन हाई फ्लो दे रहे हैं। तो इतने सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बेड नहीं मिल रहे, आईसीयू में जगह खाली नहीं है, डॉक्टर इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये डाटा कहीं ना कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये डाटा बताना चाहिए तो लोगों की आंखें खुलेंगी और पता लगेगा ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर हम चपेट में आ गए जी, आपने पॉइंट की बात की। हम कहीं बहुत डाटा में खो भी जा रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हालांकि इस डाटा को अलग अलग करके सामने रखा जाए तो शायद गंभीरता और बेहतर तरीके से समझ में आ गई। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स भी बने हुए हैं, पवन सिन्हा जी भी बने हुए हैं। एक छोटे से, और उसके लिए केवल 4 द्रव्य बता रखे हैं हमारे यहाँ कि सरसप पीली सरसों, अरिष्ट पत्र माने नीम के पत्र, सर्पिशा माने घृत और लवण। इन 4 चीजों को अगर प्रतिदिन सुबह धूम करके पूरे घर में अगर घुमाते हैं तो उस धूम के द्वारा, फ्यूमिगेशन के द्वारा हम काफी कुछ इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अब एक बार फिर से बता दीजिए, सरसों, नीम और इसके साथ 2 चीजें कौन कौन सी थी? गरम करके उसके अंदर थोड़ी हल्दी डाल करके अगर उसके गरारे करते हैं, जब भी हम घर से बाहर निकले, घर के अंदर प्रवेश करें, थोड़ा बहुत भी हमको लगता है कि थ्रोट इन्फेक्शन है तो हमको ये करना ही चाहिए। रात को सोते टाइम अगर दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके, जिसको गोल्डन मिल्क के रूप में भी प्रचारित किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा, अगर वो सेवन करते हैं तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आयुर्वेद ने एक बात और बताई है जो सर्व सामान्य के लिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, अणु तेल नस्य का मतलब होता है कि दोनों नासारंध्र में एक ड्रॉप अगर तेल हम रोज डालते हैं, विशेषकर घर से बाहर निकलते समय, तो जितना काम मास्क करता है उतना ही काम बायो मास्क के रूप में, इंटरनल प्रोटेक्शन के रूप में, इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकने में नस्य काम करता है। तो उसके द्वारा हम बच सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद कहता है कि संशमनिवटी जो गिलोय है घर के आसपास भी रहती है और सभी जगह उपलब्ध है, हर घर में पाई जाती है। तो अगर संशमनिवटी गिलोय से बनी हुई उस गोली का सेवन करें, च्यवनप्राश आदि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले द्रव्यों का सेवन करें। आयुर्वेद अश्वगंधा के लिए बताता है और अश्वगंधा के ऊपर ट्रायल भी चल रहा है, हो सकता है थोड़े दिन बाद उसका परिणाम मिल जाए, क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से नो ड्रग का ट्रायल चल रहा है स्पेशली कोविड के लिए। और एक अच्छा परिणाम मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के 80,000 कर्मचारियों को ये जो आयु रक्षा किट, जिसके अंदर अणु तेल,
च्यवनप्राश, संशमनी बटी है, ये दिया गया और आप स्वयं देख सकते हैं कि उनमें इन्फेक्शन का रेट बहुत कम रहा। जी, अगर महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की तुलना की जाए तो दिल्ली पुलिस में कहीं बेहतर स्थिति है, शायद ये आयुष वटी के चलते है जो आप बता रहे हैं। आयुर्वेद के तमाम उपाय डॉक्टर महेश कुमार व्यास ने बताए। उम्मीद है आप सब ने उन पर ध्यान दिया होगा, नोट किया होगा। डॉक्टर डीके गुप्ता, संक्षेप में वो कौन कौन से उपाय हैं जिससे बच सकते हैं हम लोग? हम सबको पता है कि मास्क लगाना है, हाथ धोना है, बार बार भीड़ भाड़ इलाकों से बचना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस समय ये है कि जब भी आपको सिम्टम्स आते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, थकान होना, स्वाद का चला जाना, सुगंध का चला जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, अगर ऐसे कोई 2-3 सिम्टम भी हैं, 2-3 भी लक्षण हैं, तो तुरंत आपको कोविड टेस्ट की जांच करनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। अगर डिले करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर डायग्नोसिस लेट होगी तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे, आप ज्यादा लोगों को फैलाएंगे, आपकी जान के खतरे बढ़ जाएंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और जो आपके कांटेक्ट में लोग आए उन सबको क्वारंटाइन करवाना, अगर ये पॉलिसी हम फॉलो करें तो हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन करें, ट्रीटमेंट करवाएं और उन लोगों को बताएं जरूर जिनके आप संपर्क में आए हैं, तो आप बहुत बड़ा योगदान देंगे। पवन सिन्हा जी, आपके मुताबिक वो उपाय कौन कौन से होने चाहिए जिन्हें अब लोगों को अपनाने की जरूरत है? उपाय कौन कौन से होने चाहिए जिन्हें अब लोगों को अपनाने की जरूरत है? शरीर को साफ रख के बाहर के भोजन से बचने की जरूरत है। गुनगुना पानी दिन में 3-4 बार जरूर ले लिया करें। शरीर को स्वच्छ रखें और हाथों को बार बार दिन में धो लिया करें, या सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं कहीं यदि साबुन नहीं है तो, या धोने की सुविधा नहीं है तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, नहीं तो धोएं। और जब धोएं तो झाग को 20 सेकंड कम से कम हाथ पे लगा रहने दें। बाहर से आए तो सबसे पहले स्नान कर लें और अच्छे से स्नान कर लें साबुन लगा के, उसके बाद फिर घर के लोगों से वो मिलें, तो इससे बहुत तेजी से फायदा होगा। बाकी जो डॉक्टर साहब ने दूध हल्दी का एक नुस्खा भी बताया है, ये बहुत कारगर होगा। एक छोटा सा काढ़ा मैं बताना चाहता हूँ, काली मिर्च के साथ थोड़ी सी लौंग उसमें डाल दें, थोड़ा सा धनिया उसमें डाल दें और उसके बाद दालचीनी उसमें डाल दें और 2 तुलसा पत्ता अच्छे से उसको उबाल लें और छान कर अगर घर में किसी को भी देते हैं, आधा कप भी नियमित रूप से सुबह, तो सारा दिन मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से इंग्रेडिएंट बता दें। मुझे उम्मीद है कि तमाम दर्शक पवन सिन्हा जी नोट जरूर कर रहे हैं। बता दें मुझे। हाँ, ये अच्छा है, लिख लें। लोग 4 काली मिर्च डाल लें, उसमें 2 लौंग डाल लें और उसके बाद दालचीनी थोड़ी सी डाल लें, 1 चुटकी दालचीनी डाल लें और 2 पत्ते उसमें तुलसा के डाल लें और खूब अच्छे से उसको उबाल लें और छान लें। छानने के बाद जब वो आधा कप पानी भी हो तो उसका सेवन वो कर सकते हैं। और जैसे अभी डॉक्टर व्यास ने बताया कि कहीं अच्छा च्यवनप्राश उनको मिलता है तो वो भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं। शरीर को स्ट्रांग रखने और साफ रखने के इतर और फिलहाल हमारे पास कोई दवा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा भी यही मानना है, उम्मीद करते हैं तमाम लोगों का भी यही मानना होगा कि अगर आप अपने में स्वस्थ हैं, अपने में बलिष्ठ हैं, तो ये वायरस आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। डॉक्टर गुप्ता जिस तरीके से बता रहे थे, डॉक्टर डीके गुप्ता, कि हम लोगों को अपने को पूरी तरह से ठीक रखना है, आइसोलेशन में जाना है, टेस्ट कराना है अगर दिक्कत हो, और आयुर्वेद कहता है तमाम उपायों की, काढ़ों की बात करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करता है। हालांकि हर तरह की प्रिकॉशन बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो जरूर भय और चिंता पैदा करते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातें आप सबने की, आप सबने हमारे दर्शकों के लिए तमाम जानकारियां दी। उम्मीद है तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने तमाम जानकारियां नोट की होंगी। कोरोना से लड़ना है, घबराना कतई नहीं है।